नमस्कार दोस्तों, बहुत-बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है सरकारी परीक्षा। और दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमारी गवर्नमेंट इस समय एक अभियान को बहुत ज़ोरों-शोरों से प्रमोट कर रही है, वो है हर घर तिरंगा। जी हाँ, हमारी गवर्नमेंट इस समय आज़ादी के 75 साल पूरे होने पे आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रही है और गवर्नमेंट का ये मानना है और हमारी भी ये पूरी कोशिश है एज़ अ चैनल कि हम इस स्कीम को और इस जो एक हम कह सकते हैं प्रोग्राम को हम सपोर्ट करें कि हर व्यक्ति जो भी भारत का नागरिक है, वो अपने घर के ऊपर भारत का झंडा जो है वो लहराए और हम पूरी दुनिया को ये दिखाएँ कि भारत जो कि हमारा इतना प्यारा देश है, उसको हम सबकी नज़रों में जो है एक एक नया जो है स्टेज दे सकें। और इसी श्रृंखला में आज हमारे साथ एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने फील्ड में रहकर ये काम किया है। उन्होंने सिर्फ़ घर ही नहीं, जंग में जाकर भारत का झंडा जो है एक सबसे ऊँचे मंच पे लहराया है। आज हमारे साथ हैं सर्वेश त्रिपाठी जो कि हैं असिस्टेंट कमांडेंट सीआरपीएफ में और आज हम उनसे बात करेंगे कि कैसा लगता है जब हम उस झंडे के लिए जो है इतनी कठिन परिस्थितियों में लड़ाई लड़ते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सर्वेश वेलकम हमारे चैनल पे आपका बहुत-बहुत स्वागत है। सबसे पहले थैंक तो यू। आपको जो है मैं एक चीज़ बहुत बधाई देना चाहूँगा क्योंकि जो है सबसे बड़े जो अगर हमें कांग्रेचुलेशन देनी है तो वो आप ही लोग होंगे जो हमारे देश की रक्षा करते हैं, बॉर्डर्स पे जाकर जो है सारी की सारी जो परिस्थितियाँ आप लोग झेलते हैं, चाहे वो सर्दी हो, गर्मी हो और खासकर आतंकवाद की जो प्रॉब्लम्स आती हैं, उन सब से आप लोग डट के लड़ते हैं। तो सबसे पहले तो आपको बहुत ज़्यादा कांग्रेचुलेशंस इस चीज़ के लिए। थैंक यू। आपको आवाज़ आ रही है मेरी? हाँ, आवाज़ आ रही है मेरे को आपकी। थैंक यू सो मच। हाँ, सर्वेश इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं जानना चाहूँगा कि आप अपने बारे में बताएँ कि आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है और किस तरीके से आपने कहाँ से पढ़ाई करी? बेसिकली भैया मैं गोरखपुर उत्तर प्रदेश से हूँ। मेरे पिताजी बिहार न्यायिक सेवा में कार्यरत थे। जज, रिटायर्ड जज हैं। और बचपन में पढ़ाई बिहार में ही, शुरुआती पढ़ाई बिहार में हुई। और क्योंकि ट्रांसफरेबल जॉब थी तो जगह जगह पे हर 3 साल ट्रांसफर होते थे, तो कई जिलों में पढ़ाई हुई। टेंथ तक मैं बिहार में रहा। उसके बाद फिर मैंने ट्वेल्थ किया उत्तर प्रदेश से, गोरखपुर से। और ग्रेजुएशन किया मैंने लखनऊ से, इंजीनियरिंग की है मैंने बायोइन्फॉर्मेटिक्स में। और इंजीनियरिंग के लास्ट ईयर में फिर आई वाज सिलेक्टेड फॉर दिस एग्जाम, यूपीएससी सीएपीएफ 2013 बैच है मेरा। 2012 में मैंने एग्जाम दिया था, तो कॉलेज के लास्ट ईयर में ही एग्जाम क्लियर हो गया, तकरीर अच्छी थी। और फिर आई गॉट द अपॉर्चुनिटी टू सर्व द नेशन। उसके बाद अच्छा, हैज बीन लाइक द तो नाइन सर्वेश इयर्स। ये जो आपने एग्ज़ाम दिया है, तो इस आपके मन में कब आया? क्योंकि आपने बताया कि आप बायोटेक से थी, तो बायोटेक इज़ अ वेरी डाइवर्स फील्ड। उसमें जो है आप देख सकते हैं कि वो तो एक टेक्निकल फील्ड हो गई। तो आपके मन में कब आया कि भाई मैं जो है यूपीएससी के लिए तैयारी करूँ या सीएपीएफ का एग्ज़ाम लिखूँ? भैया क्योंकि गवर्नमेंट सर्विसेज में बेसिकली जहाँ से हम आते हैं वहाँ पे गवर्नमेंट सर्विसेज का, स्पेशली यूपीएससी का चार्म होता ही है। और आप काफ़ी बचपन से ही, क्योंकि आपके आसपास परिवेश ऐसा होता है कि लोग ऐसे एग्जाम्स दे रहे होते हैं, तो एग्जाम के बारे में तो आपको पता ही होता है। और ग्रेजुएशन में जाने के बाद आई गेस फर्स्ट ईयर के बाद ही हम दो तीन थे जिनका क्लियर था कि मैं यूपीएससी ही देना है। तो पढ़ाई एक अलग चीज है कि आप किस किस क्षेत्र में पढ़ना चाहते हैं। जेनेटिक्स में इंटरेस्ट था, तो वो ग्रेजुएशन के लिए वो था। और लॉ के हमेशा देश के लिए आपका हमेशा होता है कि आप सर्विसेज में जाएंगे। सबसे अच्छा तरीका ये होता है 21-22 साल में देश की सेवा करने का सबसे अच्छा मौका ये होता है कि आप सर्विसेज में सेलेक्ट हो जाए। तो बेस्ट ऑप्शन आज भी वही है कि अच्छी शिक्षा ग्रहण करें और ऐसे किसी पद पे चले जाएं जहाँ से आप एक्चुअली थोड़ा प्रभाव डाल सके और लोगों तक पहुंच सके। तो सर्वेश अपनी तैयारी के बारे में बताइए कि आपने तैयारी किस कॉलेज के साथ में स्टार्ट कर दी थी या फिर आपने कोई गैप रखा? किस तरीके से आपने तैयारी करी? क्योंकि इंजीनियरिंग भी ऐसा सब्जेक्ट है जो एक फुल डेडिकेशन माँगता है। भैया बेसिकली अगर तैयारी की बात करें तो तैयारी मैं नहीं मानता कि कभी एक 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 ऐसा टाइम होता है कि आपने 6 महीने शुरू की और उस तैयारी पूरा डायनेमिक प्रोसेस है। आपके मेंटल सेटअप आपका शुरू से होता है। अगर आप उस तरफ इंक्लाइंड हो तो ऑब्वियसली आसान हो जाता है चीजें। अगर आप थोड़े सा आपका अवेयरनेस है, आपके आसपास क्या हो रहा है, अगर आप उससे परिचित हैं और आप ध्यान रख रहे हैं, तो आपका आधा काम तो वैसे ही हो चुका होता है। तो वो थोड़ा हेल्प करती है। सेकेंड ईयर के बाद से, बीटेक सेकेंड ईयर के बाद से थोड़ा सा फोकस्ड तैयारी शुरू कर दी गई थी कि उस हिसाब से पढ़ाई की जाए। तो जिससे कि फोर्थ ईयर तक सीडीएस था एक एग्जाम, वो हो गया था क्लियर। एफकैट था, वो भी क्लियर हो गया था। और सीएपी उसी कड़ी में क्लियर हो गया था। तो इसलिए बहुत ज्यादा ऐसा पता नहीं चला कि बहुत मुश्किल होता है प्रोसेस। अच्छा सर्वेश हमने हाल ही में एक नई चीज़ देखी
कि जितने भी जो ऊँचे पदों पे बैठे सिविल सर्वेंट्स हैं, वो अपनी 10th की 12th की मार्कशीट शेयर करते हैं ट्विटर जैसे सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स पे, इसलिए ताकि बच्चों को एक प्रोत्साहन मिले, उनको एक एनकरेजमेंट मिले कि अगर आपके फॉर्मेटिव ईयर्स में अगर आपके नंबर कम है विषयों में, तो उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो आप मुझे बताइए कि आप कैसे थे पढ़ाई में जब आप 9, 10th, 11th, 12th में जब पढ़ाई कर रहे थे? बहुत इंटरेस्टिंग, एक्चुअली ये बहुत जरूरी भी है लोगों को बताना, और मैं हमेशा जो भी कभी कोई मुझसे पूछता है मैं बता पाता हूँ तो जरूर बताता हूँ कि टेंथ की पढ़ाई तो मतलब विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल दोस्त जो जिन्होंने बहुत अच्छा स्कोर किया हो, तो उनकी मेहनत तो ऑब्वियसली उनके काम आती ही है, लेकिन टेंथ का सबसे बड़ा हम कहते हैं मजाक में कि आपका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफाई करने के लिए ही सबसे ज्यादा यूजफुल होती है मार्कशीट। तो इसलिए उस पर टेंथ ट्वेल्थ में घबराना तो मुझे समझ में नहीं आता कि कोई लॉजिक है उसका। टेंथ में मेरे भी ऐसे ही आए थे, 70s में ही आए थे मार्क्स। तो कुछ वैसा बहुत ज्यादा शैतानियां भी उसी समय शुरू कर रहे होते हैं, तो पढ़ाई कराई ही जाती है, आपसे कराया मुझसे भी कराई ही जा रही थी, तो इसका कोई बहुत फर्क पड़ता नहीं है। अगर आप बस आप ईमानदार हैं पढ़ाई में, उसके बाद भी कभी भी तो वो आपके काम आती है। मार्क्स कभी मैटर नहीं करते, कभी नहीं करते। अच्छा। अच्छा सर्वेश, अब ज़रा आपकी सर्विस के बारे में बात करते हैं, तो क्या पैटर्न है ये यूपीएससी के द्वारा जो ये सीएपीएफ का एग्ज़ाम जो कंडक्ट किया जाता है, तो इसका क्या पैटर्न है और मतलब क्या मोड रहना चाहिए तैयारी का? अगर हम यूपीएससी सीएपीएफ की बात करें तो मैं इसको बहुत ही कंप्लीट प्रोसेस मानता हूँ एग्जामिनेशन का। अगर यूपीएससी के सारे एग्जाम जो संचालित करती है यूपीएससी, उनमें से बहुत ही खूबसूरत तरीके बहुत खूबसूरत पैटर्न होता है इसका, ये आपको हर स्टेज पे आंकता है। तो हम शुरू करते हैं, अगर प्रीलिम्स उसका पहला पेपर की बात करते हैं तो ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, 125 सवाल होते हैं, जिसमें आपका बेसिक जनरल अवेयरनेस टेस्ट होता है, और उसके बाद आपका सब्जेक्टिव पेपर होता है 2 घंटे का, जो आपका जीएस प्लस इंग्लिश दोनों टेस्ट करता है कि आप प्रेजेंटेशन कितना अच्छा है आपका, और आप कितना अवेयर है। देन आपका मेडिकल और फिजिकल होता है, मेडिकल टेस्ट होता है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है, विच इज बेसिक। और अगर आप ठीक ठाक आपका है तो, क्योंकि आपके बाद में चैलेंजेस भी ऐसे हैं कि यू शुड बी फिजिकली वेरी वेरी apt and prepared for this, तो फिजिकल मेडिकल होता है, फिर यूपीएससी इंटरव्यू होता है। तो हर स्टेज पे वही चरणबद्ध तरीके से आपको ये प्रक्रिया ऐसी है कि आपको टेस्ट करती है, और जो बहुत ही बेसिक है, सारे चरण बहुत बेसिक हैं। कोई भी जो ग्रेजुएट जो ठीक ठाक समझदार अवेयर ग्रेजुएट है, जिसने 1 साल 1.5 साल ठीक से तैयारी की है ईमानदारी से, उसके लिए अच्छा प्रोसेस है। अगर आप उस प्रोसेस को एंजॉय करते हैं, नहीं लगता किसी का कोई भी एग्जाम टफ होता है। अच्छा सर्वेश, एक चीज़ और बताइएगा, क्योंकि सीएपीएफ का एग्ज़ाम एक कंबाइंड एग्ज़ाम है बहुत सारी भारतीय सेवाओं के लिए, जो हमारी सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेज़ है उनके लिए, जैसे सीआईएसएफ हो गई, आईटीबीपी हो गई, सीआरपीएफ। कोई स्पेसिफिक रीजन की आपने सीआरपीएफ को जो है अपनी प्राथमिकता में रखा? उसका कारण है, आज के डेट में मुझे लगता है जो भी थोड़ा सा भी ध्यान रखता है न्यूज चैनल्स को देखता है, सीआरपीएफ इज द मोस्ट वर्सेटाइल फोर्स इन द वर्ल्ड, यू कैन से। सीआरपीएफ इंडिया का के जो अभी के हालात हैं उसमें कोई ऐसी ड्यूटी नहीं है जो सीआरपीएफ नहीं कर रही है। और मेरा कारण ये था, और मैं बहुत संतुष्ट भी रहा हूँ इस अब तक के इस कार्यकाल से सीआरपीएफ के, क्योंकि एक 21 साल के मैं गया तो मैं 21 साल का था, और 21 साल के लड़के को जो उसकी ख्वाहिश उस समय होती है वो सब पूरी की है इस समय। मैंने नक्सल ऑपरेशन चिरौली में, फिर नॉर्थ ईस्ट में भी सर्व करता हूँ, फिर मैं कश्मीर में एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशंस भी किया, एंटी इंसर्जेंसी और काउंसिल, और फिर उसके बाद फिर लॉ एंड ऑर्डर। तो जितनी तरह की ड्यूटीज आज के परिवेश में आप देखते हैं, चाहे नक्सल हो, चाहे कश्मीर हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट हो, लॉ एंड ऑर्डर हो, इलेक्शंस हो, या पार्लियामेंट सिक्योरिटी, वाइटल इंस्टॉलेशंस भी कई सारे हैं सीआरपीएफ के पास। तो ये वर्सेटैलिटी जो है ये इसको सबसे अलग बनाती है। सबसे बड़ी फौज भी है, इससे बड़ी फौज नहीं है विश्व में, विश्व की सबसे बड़ी केंद्रीय अगर पुलिस बल माना जाए तो है, पैरामिलिट्री 2011 तक कहते थे, उसके बाद नहीं कहते। तो उस हिसाब से आपको जितनी तरह की सर्विसेज अभी इतने छोटे से कार्यकाल में मैंने कर ली है इसके साथ रह के, मुझे नहीं लगता कोई सेवा या कोई बल आपको इतना एक्सपोजर देता है। अच्छा सर्वेश, आपने जो पोस्टिंग्स काटी, अभी आपने बताया थोड़ी देर पहले कि आपने जो है नक्सलाइट एरिया में सर्व किया है, आपने मणिपुर के इलेक्शंस में आपने काम किया, उसके बाद जेएनके में काफी इंपॉर्टेंट जंक्शंस पे आपने जो है सर्व किया, जिस समय शायद आर्टिकल 370 का जब एब्रोगेशन किया था तब आप उस समय जेएनके में ही स्थित थे। तो उस समय का एक्सपीरियंस बताइए। सबसे पहले हम नक्सलाइट एरिया के बारे में जानना चाहेंगे कि वहाँ क्या स्ट्रगल है, एक कमांडेंट, एक असिस्टेंट कमांडेंट के लिए इतनी बड़ी अपनी प्लाटून को लीड करना, क्या स्ट्रगल्स होते हैं? बेसिकली व्हेन यू जॉइन एंटी नक्सल ऑपरेशंस, शुरुआत में तो आप कंपनी कमांडो ज्वाइन करते हैं, आपको यू हैव टू लीड अ कंपनी ऑफ 135 प्लस मैन, और वो भी क्योंकि नक्सल ऑपरेशंस में मल्टीपल एजेंसीज होती नहीं इन्वॉल्व,
आप और सिविल पुलिस होते हैं, तो वहाँ पे आपको काफी ऑपरेशनल प्लान करने का, एग्जीक्यूट करने का मौका मिलता है। तो मुझे लगता है अभी के लिहाज से सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है किसी भी ऑफिसर को लीडर बनने का। दूसरा, आप सर्विसेज की बात करें, क्योंकि सेवा है ये, तो आपको उस तबके तक पहुंचने का मौका मिलता है जहां तक शायद लोग जानते भी नहीं कि वो एग्जिस्ट करते हैं आज की डेट। जब हम गढ़चिरौली में थे तो ऐसे ऐसे गांवों तक पहुंचते थे जहां जहां मूलभूत सुविधाएं अभी भी ठीक से नहीं पहुंचती। मूलभूत सुविधाएं भी पहुंच धीरे धीरे सरकार पहुंचने की कोशिश करे, तो सरकार की उन तबकों तक पहुंचने की कड़ी आप होते हैं, आप पहुंचाते हैं सुविधाएं उन तक, वहां आप आवाज पहुंचाते हैं उन तक, उनको मुख्य धारा में जोड़ने का प्रयास करते हैं, क्योंकि केवल ऑपरेशन से, गोली बम बारूद से तो कुछ सुधरना है नहीं। वो भी मजबूरी नहीं, किसी भी पुलिस वाले को, किसी भी वर्दी वाले को मजबूरी नहीं करना पड़ता है अपने आत्मरक्षार्थ या फिर देश की रक्षा के लिए। नहीं तो जो चीजें, जिन चीजों से बदलेगी वो यही है कि आपका संवाद हो सके, लोगों तक कम्युनिकेट कर सके कि गवर्नमेंट उनके लिए क्या सोचती है, क्या कर रही है। तो ये करने का आज के डेट में नक्सल ऑपरेशन जब आप कर रहे हो तो नक्सल एरियाज में होते हैं, तो आप उन लोगों तक पहुंचते हैं जो है तो आपके ही, वो भी आपके। तो अगर आप उन तक वो सुविधाएं पहुंचाते हैं, सिविक एक्शन प्रोग्राम में हम मूलभूत आवश्यकताएं पूरी करते हैं, जो सामान है उनके रोजमर्रे के वो पहुंचाते हैं, वोकेशनल ट्रेनिंग देते हैं जिनसे उनको रोजगार मिले, ये सब करने का जब मौका मिलता है तो ज्यादा संतोषजनक होता है। जी। सर्वेश, मैंने एक न्यूज़पेपर कटिंग देखी थी, उसमें आप एक ऐसी न्यूज़ थी कि आपने एक बहुत बड़े जो है एक प्लान था टेररिस्ट का कुछ अटैक करने का, ठीक है? उसको विफल किया था और उसके लिए काफ़ी सम्मान हुआ था आपका, तो कुछ उसके बारे में बताएँगे कि क्योंकि मैंने जो पढ़ा था उसमें ये था कि आप लोग 7 दिन तक सोए ही नहीं थे सर्च ऑपरेशन में। बेसिकली ये ऐसे ऐसे ये तो मतलब एक फोर्स पर्सनल की लाइफ में लगातार ही चलता रहता है। आप हर दिन सफल होते हैं तब वो न्यूज नहीं बनती, एक दिन विफल होते हैं तो बहुत बहुत बड़ी न्यूज बन जाती है। बिल्कुल। ये उनमें से एक ऑपरेशन लगातार 9 साल में फील्ड में ही रहा हूँ, ऑपरेशन तो चलते ही रहे, उनमें से ये भी एक था जब आईडी मटेरियल बेसिकली प्लान हुआ था, तो मैं इंट का चार्ज देख रहा था, इंटेलिजेंस देख रहा था, तो वो एक ऑपरेशन था। वैसे ऑपरेशन होते रहते हैं और जो फोर्सेस हैं ग्राउंड पे लगातार लगी रहती है, और जब कुछ ऐसे खबर मिल जाती है मीडिया को तो एक बार कहानी ऐसी बन जाती है। अन्यथा ये हर रोज का ही है, मतलब हर फोर्स पर्सनल, हर फोर्स ऑफिसर का ये डेली रूटीन का पार्ट है। वो यही कर रहा होता और यही करने का हमें पैसे मिलते हैं, इसलिए सरकार हमें चुनती है। अच्छा, सर्वेश, आपने जब यूपीएससी की तैयारी करी तो आपका रूटीन कैसा था? मैं जानना चाहता हूँ कि आपने किस तरीके से अपने एग्जाम्स को अप्रोच किया? क्योंकि देखिए पढ़ने के लिए इतना वास्ट मटेरियल आपने बताया कि आपको पॉलिटी भी पढ़नी है, आपको हिस्ट्री भी पढ़नी है, आपको करंट भी अपडेट करना है, आपको लिखने की एस्से राइटिंग की भी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है? तो किस तरीके से आपने जो अपनी तैयारी में इस चीज़ को अडॉप्ट किया कि भाई मैं हर एक फील्ड को अच्छी तरीके से पारंगत कर लूँ, हर चीज़ में मैं एक निपुणता लेकर आऊँ? मतलब मैं इस सवाल को अपॉर्चुनिटी मान के मैं एक्चुअली उन तक कम्युनिकेट करना चाहूंगा जो तैयारी कर रहे होंगे या सोच रहे होंगे करने के। ये पूरा एक प्रोसेस है जिसको एक्चुअली जिया जाना चाहिए, एंजॉय करना चाहिए। सिलेक्शन के बाद सर्विस इतनी मजेदार होगी नहीं होगी वो अलग मुद्दा है, लेकिन जो तैयारी का प्रोसेस होता है, जिस दिन आपने उसको एंजॉय करना शुरू कर दिया, ये सब आसान हो जाता है। जैसे राइटिंग प्रैक्टिस फॉर दैट मैटर, आपको कोई भी जो स्टूडेंट है वो किसी भी फील्ड में, उसको लिखने का अभ्यास होना चाहिए। तो अच्छा पढ़ना, अच्छे मटेरियल्स पढ़ने, न्यूज पेपर पढ़ते रहना, अच्छे रेलेवेंट इश्यूज पे लिखना, अपना मत रखना, अपने विचार रखना, अगर आप ये शुरू से ही केवल एग्जाम के लिए नहीं वैसे भी इन जनरल करते हैं तो आपके लिए आसान हो जाता है। और फोकस तैयारी अगर आपने एक साल पहले अगर ये सब करते रहे और आप एक साल पूरी ईमानदारी से कर लेते हैं कि कोई एग्जाम टारगेट कर लेते हैं, तो मैं कॉलेज में था, बहुत ज्यादा टाइम उसके लिए नहीं मिलता था। लोग कहने को कह सकते हैं कि कोई 12 घंटे पढ़ता रहा, 16 घंटे, सबकी अपनी अपनी स्ट्रेटजी होती है, लेकिन अगर ईमानदारी से पढ़ा जाए तो 4-5 घंटे सफिशियंट होते हैं। अगर आप हर सब्जेक्ट को पहले अपनी स्ट्रेंथ को देख लें कि आपका स्ट्रेंथ क्या है, शुरू से करें। किसी की वजह से आई स्टार्टेड विद पॉलिटी, क्योंकि आपको सिस्टम का पार्ट बनना है तो सबसे इंटरेस्टिंग वो होता है। फिर आप धीरे धीरे और खासकर व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट यूपीएससी, तो यूपीएससी बहुत ही साइंटिफिक तरीके से सवाल पूछता है, कॉन्सेप्चुअल सवाल होते हैं, कुछ रटने जैसा होता नहीं है। तो अगर आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग आ गई उस पार्ट, जिस सिस्टम का पार्ट बनना चाहते हैं, तो वो हो जाता है। दूसरा, इतना वास्ट मटेरियल होता है कि क्या पढ़ना है से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्या नहीं पढ़ना है। कुछ भी पढ़ते रहना, किसी ने कोई और किताब बता दी, किसी ने कोई और किताब बता दी, बेसिक मटेरियल वही है। आप किसी की स्ट्रेटजी, सर्वेश त्रिपाठी की स्ट्रेटजी कुछ हो सकती है, आपकी स्ट्रेटजी कुछ और हो सकती है, किसी और की स्ट्रेटजी होगी जो जिसपे काम करता है बेसिकली। तो फंडामेंटल तरीका वही है कि आप पढ़ाई करें, ईमानदारी से पढ़ाई करें, मटेरियल अलग अलग हो सकते हैं। देखिए आपकी इस बात से तो मैं एग्री करूंगा कि आप 4 घंटे या 5 घंटे ही पढ़े हैं,
क्योंकि उस मैंने तो अपनी नज़र के सामने देखा है कि कई लोगों को पता नहीं है, लेकिन मैं और सर्वेश एक ही कॉलेज में थे। तो जितना इन्वॉल्वमेंट हमारा खाली होने के बाद नहीं रहता था, उतना इन्वॉल्वमेंट सर्वेश का जो है एग्जैक्टली वही बोलना चाहता था कि ये सवाल आप पूछ रहे हैं, आपको सब पता है कि मैंने हाँ, कब क्या उत क्या उतना कैसे किया है। इन्वॉल्वमेंट सर्वेश का जो है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में पढ़ाई के साथ रहता था। तो ये तो हम भी देख के हैरान रहते थे कि ये बच्चा सब कुछ ही करना चाहता है। मतलब हम प्लेसमेंट्स के लिए नोएडा घूम रहे हैं, तो ये भाई साहब हमको वहाँ पे खेलते-कूदते नज़र आ रहे हैं, स्पोर्ट्स इवेंट्स में नज़र आ रहे हैं। तो उसके साथ एग्ज़ाम क्वालीफाई करना एक्चुअली में बहुत बड़ी बात है। अच्छा सर्वेश, एक चीज़ हमें ये बताइए कि अब जैसे भारत इस समय अपने आज़ादी के 75 साल जो है पूरे कर रहा है। आपको क्या लगता है कि आज का जो हमारा यूथ है, उसको किस डायरेक्शन में मूव करना चाहिए? क्योंकि देखिए, शायद पहले आज से हम 20 साल, 30 साल पहले बात करें, तो फ़ील्ड्स भी बहुत कम थी। अगर हम करियर वाइज़ बात करें और डिस्ट्रैक्शंस भी कहीं न कहीं कम थे। लेकिन आज की डेट में जितनी फ़ील्ड्स हैं, उतने एक्सप्लोर करने के लिए और उतने ही डिस्ट्रैक्शंस भी हैं। तो आपका क्या मैसेज रहेगा कि भाई, हमको किस डायरेक्शन में हमारे यूथ को फ़ोकस करना चाहिए? भैया आजकल एकदम सही सवाल है कि आजकल काफी सारे डायनामिक्स चेंज होते जा रहे हैं। पहला सबसे पहली चीज होती है कि आप अपने आप को सशक्त करें खुद को, और उसका सबसे अच्छा तरीका है कि अच्छी शिक्षा ग्रहण करें। किसी और चीज पे जंप करने से पहले, कंक्लूड करने से पहले ओपिनियन रखना अच्छी चीज है, लेकिन किसी रैशनल हो, साइंटिफिक सोच रखे। पहले सबसे पहले पहली ड्यूटी होती है कि आप पढ़ाई लिखाई ठीक से कर ले एक उम्र में, जिससे कि बाकी चीजें आपकी किसी भी दिशा में आप जाना चाहते हो, इतने नए नए आयाम बन गए हैं कि कोई कोई किसी की दिशा, आपको ये समझना है कि आप किस चीज के लिए बने हैं, क्या आपको इंटरेस्ट करती है। अच्छी शिक्षा ग्रहण करें, अच्छा प्रभाव डालें लोगों पे, खुद को सशक्त करें, खुद को तैयार करें, क्योंकि देश हर दिन बदल रहा है। सेवा कहीं पे भी कोई अलग अलग तरीके से देश की सेवा करता है। कोई ऐसा नहीं है कि कोई फोर्सेज में रह के या फिर कोई एक वर्दी पहनने वाले देश की रक्षा कर रहे हैं, देश की या संविधान की रक्षा कर रहे हैं। जो जिस जगह पे है उस जगह पे अपना बेस्ट करने की कोशिश कर रहा है, और वही किया भी जाना चाहिए। किसी एक तबके से देश बनता नहीं है। भारत बहुत ही डायनेमिक वर्सेटाइल देश है, अलग अलग तरह के लोग रहते हैं यहाँ पे, तो वो वैसा ही बना रहना चाहिए और वो रैशनैलिटी से ही बन सकता है। आपको बिल्कुल। सबकी बात सुनना और सबकी सबकी बात का आदर करना आना चाहिए। वही अगर वो यूथ समझ जाए तो फिर सब कुछ आसान है। इतने सालों से देश इतना अच्छा चल रहा है, तो ऑब्वियसली बहुत लोगों की बहुत मेहनत लगी रही होगी इसमें 75 साल से। बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है आपकी, क्योंकि अगर रैशनल और साइंटिफिक थिंकिंग रखेंगे, तो ही आज की डेट में हमारा देश जो ऑलरेडी बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है और अच्छा कर सकता है, क्योंकि देखिए हमेशा देयर इज़ ऑलवेज़ स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट। तो हमारी हमारी जो इस चैनल के थ्रू यही एक आशा है कि जो हमारे व्यूअर्स हैं हमारे चैनल के और जो आगे आके देखेंगे, उन सबको यही मैसेज मिलना चाहिए कि भाई, अगर अपने देश को सबसे सर्वोच्च स्थान पे लेके जाना है, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, उसके अलावा हमारे पास कोई सेकंड ऑप्शन है नहीं। तो इसी के साथ सर्वेश, थैंक यू अपना समय देने के लिए। मुझे पता है आप बहुत बिज़ी थे, ठीक है? हमारी कोशिश रहेगी कि आगे भी हम ऐसे इंटरव्यूज़ लेकर आएँ, और अगर हमारे व्यूअर्स चाहेंगे तो हम सर्वेश को फिर से जो है एक सेशन के लिए लेकर आएँगे। हमारी कोशिश यही रहेगी कि उनसे आपके जो सवाल है वो पूछे जाएँ। तो थैंक यू सर्वेश, थैंक यू फॉर द टाइम। मिल थैंक यू। हमारे चैनल पे जो है ये इंटरव्यू आप देख सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मिलते हैं अगले इंटरव्यू, तब तक के लिए धन्यवाद।